Hello guys, how are you? And this is my social study class 10th, and here we are reading NCERT history book chapter 1st, the rise of nationalism in Europe. And this is the video number 3rd of this chapter. And before this part, yesterday we have read about the पेंटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक स्यूरियो। बच्चों, वो पेंटिंग्स जिसमें उसने अपने वर्ल्ड के विज़न को क्रिएट किया था और एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की थी, एक ऐसे यूरोप की जहाँ के कंट्री सोशलिस्ट हों, डेमोक्रेटिक हों और रिपब्लिक पर आधारित हों। और इसके अलावा बच्चों फिर आपके पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि जो पूरे यूरोप में सभी लोगों के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी, उन्होंने लोगों में कैसे देश के प्रति जो फीलिंग होती है उसको क्रिएट किया। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के जो थे मेज़र वो लिए, जैसे कि उन्होंने ला पैट्रिक और सेटोसियन का सिद्धांत जो था उसे अपनाया, यानी कि उन्होंने लोगों को बताया कि राष्ट्र एक पिता है और वहाँ नेशनल सॉन्ग जो था वो क्रिएट किया गया, फ्रांसीसी लैंग्वेज को राजभाषा बनाया गया, हाइम्स वगैरह कंपोज्ड किए गए और जो स्टेटस जनरल थी उसे नेशनल असेंबली का दर्जा दिया गया था। इस तरह के बहुत सारे काम किए गए और इन सभी मेजर्स के द्वारा, इन सभी कामों के द्वारा लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग की भावना को क्रिएट किया गया। इसके बाद बच्चों आपका जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसका राइज होता है और उसके राइज होने के बाद वो 1804 में एक नेपोलियन कोड लाता है जिसमें उसमें तरह तरह के स्टेप जो कि उसने उठाए थे लोगों के वेलफेयर के लिए, उसका वर्णन किया था। नेपोलियन कोड में जो भी काम उसने किए वो सारे उसमें बताए गए थे। और फिर स्टार्टिंग में तो बच्चों सभी जो कंट्री थे जिस पर नेपोलियन ने कब्जा किया था उसके सारे सिस्टम पसंद आए, नेपोलियन के सारे सिस्टम लोगों ने पसंद किए, लेकिन जल्दी ही जो लोग थे उसके कार्यों से डिससेटिस्फाइड हो गए और 1815 में जो आपका नेपोलियन था वो डिफीट हो गया। नाउ नेक्स्ट हियर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद कैसे बनना शुरू हुआ। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, you will find that there were no nation state as we know them today। बच्चों, अगर हम मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखें तो हम पाएंगे कि उस समय तक, मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। बच्चों, नेशन स्टेट क्या? एक देश, जैसे कि आज एक कंट्री है, फ्रांस है, इस तरह क्या उस समय कोई भी देश नहीं था और कोई भी उनका नाम नहीं था, वहाँ की कोई सरकार नहीं थी, लोगों की कोई एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी कि लोग है ना ये कहें कि हम इस कंट्री में रहते हैं और हम इस देश के सिटीजन हैं। इस तरह की लोगों के बीच में कोई भी फीलिंग नहीं थी। और ऐसा होता था कि बच्चों की एक एरिया है मान लो, तो उस एरिया का जो रूलर है वो हमेशा परमानेंट रहे, ऐसा भी कुछ नहीं था। कभी कोई उस पर अटैक करता तो किसी और का कब्जा हो जाता वहाँ, फिर कोई दूसरा अटैक करता तो उसका कब्जा हो जाता वहाँ पर, कोई तीसरा अटैक करता तो उसका कैप्चर हो जाता। इस तरह से लोग मतलब जो रूलर्स थे वो बदलते रहते थे, इसलिए लोगों को अपने देश के प्रति नेशनलिज्म की कोई फीलिंग ही क्रिएट नहीं हुई थी कि वो समझें कि हाँ हम है ना इस देश के वासी हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। तो नेक्स्ट, व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटोन्स। कैंटोन्स बच्चों वो एरिया जहाँ पर आर्मी रहती थी, हुज रूलर हैड देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज। बच्चों
ऑटोनोमस स्वतंत्रता, यहाँ एकदम फ्रीली होकर रूल करना। तो आज के जो हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री को देखते हैं और जानते हैं बच्चों, वो उस समय आपके छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड थे, डचेस में डिवाइड थे और कैंटोनेंस में डिवाइड थे। उस समय उनकी एक पहचान नहीं थी कि ये आपका जर्मनी है, ये इटली है और इसमें ये लोग रहते हैं और इस यानी कि ये जो लोग हैं वो इस देश के नागरिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहाँ पर जो मतलब रूलर थे बच्चों, वो उस छोटे से एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में मतलब स्वतंत्रता पूर्वक रूल करते थे और उनके ऊपर जैसे किसी और का कंट्रोल हो, एक पूरे है ना कंट्री का कोई एम्परर हो, वो कुछ भी नहीं था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्ची विद इन दी टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर पीपल। और इसके साथ साथ बच्चों अगर हम बात करें तो आपके ईस्टर्न और जो मिडिल यूरोप था, वहाँ पर आपके निरंकुश राजा रूल्ड करते थे। मतलब वो राजा, निरंकुश का मतलब बच्चों कि वो राजा जो कि है ना, जिनकी पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं था और वो अपनी मनमानी करते थे। इस तरह के जो राजा थे वो रूल्ड करते थे और इन इलाकों में, इन एरियाज़ में बच्चों तरह तरह के जो लोग थे वो रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। और इस तरह से जो लोग थे बच्चों उन एरियाज़ में जो रहते थे, वो उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कलेक्टिव पहचान नहीं थी, कॉमन कल्चर नहीं थी कि वो अपने आप को किस देश का नागरिक कहें, किस कल्चर को वो अपनाएं, किस भाषा को फॉलो करें, कौन से नेशनल सॉन्ग को अपनाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑफ्टन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफर एथनिक ग्रुप। और इन एरियाज़ में रहने वाले जो लोग थे बच्चों, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और वो अलग अलग जातीय समूह के होते थे। दी हैम्सबर्ग रूल्ड एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, फॉर एग्जाम्पल दी अल्पाइन रीजन, दी ट्रायल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटलैंड एज वेल एज बोहेमिया, where the aristocracy was predominant German speaking। और बच्चों हैम्सबर्ग जिसने आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी पर कंट्रोल किया था, मतलब रूल्ड किया हुआ था, तो जो आपका हैम्सबर्ग जो एम्पायर था बच्चों, वो डिफरेंट एरिया और उन डिफरेंट एरिया में रहने वाले डिफरेंट लोगों से मिलकर बना था। कौन सा? हैम्सबर्ग एम्पायर। और बच्चों आपके हैम्सबर्ग एम्पायर में आपके जो अल्पाइन रीजन्स थे, जैसे कि आपके ट्रायल और ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जो आपकी जगह थी वो आती थी हैम्सबर्ग एम्पायर में। साथ साथ आपके बोहेमिया, ये सारे जगह उस समय इसमें आती थी। और यहाँ पर बच्चों आपके जो कुलीन तंत्र के जो लोग थे वो रहते थे, रूल्ड करते थे, जैसे कि जमींदार वगैरह और पावरफुल मतलब रूलर वगैरह, वो यहाँ पर रूल्ड करते थे और ये जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। और इसके अलावा बच्चों हैम्सबर्ग एम्पायर में आपके लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इटावली भाषी कुछ प्रांत राज्य भी शामिल थे। इन हंगरी हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स। हंगरी में बच्चों जो आधी पॉपुलेशन थी वो मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी और बाकी आधी जो थी वो अलग अलग तरह की मतलब बोलियां बोलती थी जो एक छोटे से एरिया में बोली जाती है। इन गैलिसिया दी एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। और गैलिसिया में बच्चों जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि जो कुलीन तंत्र थे, जमींदार वर्ग के जो लोग थे, पैसे वाले जो काफ़ी समृद्ध थे, वो लोग
गैलिसिया में आपकी पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। बिसाइड these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people। बच्चों, इन 3 समूहों के अलावा और भी लोग थे जो कि इस एम्पायर की, इस मतलब हेम्सवर्थ एम्पायर की बाउंड्री के अंदर रहते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग थे बच्चों वो पीसेंट वर्ग के थे, मतलब किसान वर्ग के आते थे आपके। बोहेमियंस एंड स्लोवाक टू द नॉर्थ, तो हेम्सबर्ग एम्पायर के नॉर्थ में बोहेमियंस और स्लोवाक्स लोग जो थे वो रहते थे। स्लोवेनस इन कार्नी ओला, और स्लोवेनस जो थे वो कार्नी ओला में रहते थे। और क्रोटस टू दी साउथ, जो आपके क्रोटस थे वो साउथ में रहते थे। एंड रोमन्स टू दी ईस्ट इन ट्रांसवेनिया, और जो रोमन्स थे वो आपके ट्रांसवेनिया के ईस्ट में रहते थे। इस तरह से कुछ और भी छोटे छोटे जातीय समूह थे वो आपके हेम्सबर्ग एम्पायर में उस समय रहते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो उस समय हेम्सबर्ग जो एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था और उसका ही उस समय एग्जिस्टेंस था। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। इस तरह से बच्चों वहाँ पर डिफरेंस मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर था लोगों के बीच में, और जो लोग थे वो एक दूसरे से बातचीत नहीं मतलब करते थे, और एक दूसरे से मतलब अपनी बातों को शेयर नहीं करते थे, और दूसरा अगर कहें तो उनके अंदर एक सेम पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, मतलब वो अपने आप को एक कंट्री का हिस्सा नहीं मानते थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगियंस टू द एम्पायर। और सिर्फ बच्चों इन अलग अलग ग्रुपों को जो जिसने बांध रखा था या जिसके अंतर्गत ये बंधे हुए थे, इन सभी को आपस में बांधने वाला जो तत्व था वो था केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा, बस और कुछ भी नहीं थी। मतलब एक एम्परर था और उसके प्रति ये लोग श्रद्धा भाव रखते थे, बस इस चीज़ से वो बंधे हुए थे, बाकी और कुछ भी नहीं था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। कैसे बच्चों लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना क्रिएट हुई और कैसे उन राष्ट्र राज्य का विचार जो था उनके माइंड में आया, तो वो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे आपका जर्मनी, फ्रांस, ये जो थे इटली, ये सारे बने। दी एरिस्टोक्रेसी एंड दी न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी बच्चों कुलीन वर्ग जैसे जमींदार लोग, पावरफुल, ये सारे आपके थे एक समाज का समृद्ध वर्ग। सोशली एंड पॉलिटिकली आ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेट क्लास ऑन दी कॉन्टिनेंट। सामाजिक और बच्चों आर्थिक रूप से ज़मीन के जो मालिक थे यानी कि कुलीन वर्ग के लोग, वो यूरोपीय कॉन्टिनेंट के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, यानी कि प्रभावशाली लोग थे उस समय। यानी कि जितने भी जातीय समूह थे और जितने भी लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावशाली वर्ग था वो था कुलीन वर्ग, जो कि सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से मजबूत था और पॉलिटिकली भी। दी मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ डेट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न। और बच्चों इस वर्ग के जो मेंबर्स थे वो एक जैसी जीवन शैली से बंधे हुए थे, सभी आपस में मतलब एक एरिया का जो आपका जमींदार काफ़ी ठाठ से और काफ़ी अच्छी तरह से रह रहा है तो दूसरे एरिया का भी वैसा ही रहेगा, तो इस तरह से वो रहते थे और जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। दे ओन्ड स्टेट इन कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस। वह बच्चों गांव के इलाकों में उनकी मतलब ज़मीन जायदाद और शहरी इलाकों में भी उनकी ज़मीन जायदाद होती थी, यानी कि वो ज़मीन वगैरह के मालिक होते थे। गांव और शहरों में उनकी सभी जगह पर ज़मीनें होती थीं। देयर फैमिलीज वर ऑफेन कनेक्टेड बाय
टाई ऑफ मैरिज, और अक्सर उनके परिवार वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े होते थे, यानी कि एक जमींदार के बेटी की शादी दूसरे जमींदार के बेटे से हो, इस तरह से, तो वो वैवाहिक संबंधों से भी जुड़े हुए थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर नंबरिकल आ स्मॉल ग्रुप, मगर यह शक्तिशाली और पावरफुल जो आपके एरिस्टोक्रेसी वर्ग के जो लोग थे बच्चों, वो संख्या के लिहाज से मतलब बहुत ही कम थे, यानी कि पैसे वाले तो बहुत थे, पावरफुल तो बहुत थे, लेकिन समाज में इनकी जो संख्या थी, उनकी जो नंबरेंस थी वो काफ़ी कम थी, पीसेंट वर्ग की ज़्यादा थी, किसानों की। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीसेंट्री, और उस समय बच्चों जो समाज में सबसे ज़्यादा जो संख्या में जो लोग व्याप्त थे वो थे किसान वर्ग, यानी कि किसान वर्ग उस समय सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग माना जाता था, या किसानों की संख्या ज़्यादा थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट एंड स्मॉल ओनर। टेनेंट बच्चों किराए वगैरह पर लेकर खेती करने वाले, और बच्चों जनसंख्या के मतलब ज़्यादातर लोग जो थे वो किसान थे, और आपके वेस्ट में ज़्यादातर ज़मीन पर आपके किराएदार और छोटे जो किसान थे वो खेती करते थे, जबकि आपके ईस्ट में और आपके मिडिल यूरोप में जो भूमि थी वो विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। तो यहाँ पर ये बताया बच्चों कि वाइल इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टरिस्ट वॉज वास्ट स्टेटस विच वर कल्टिवेट बाय सर्फ। तो यानी कि यूरोप में आपकी भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी उस समय, और उस पर जो आपके दास किसान होते थे वो खेती करते थे। बच्चों यहाँ सम इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि कौन सी डेट पर क्या हुआ। तो 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वॉर्स बिगेन। जो आपका नेपोलियन वॉर ना पार्ट था वो इटली पर हमला करता है, कब? 1797 में, और नेपोलाई युद्ध की शुरुआत होती है। नेक्स्ट 1814 अप टू 1815 फेल ऑफ नेपोलियन दी वियना पीस सेटलमेंट। बच्चों 1815 के बीच में आपका 14 और 15 के बीच में जो नेपोलियन है उसका पतन होता है, यानी कि नेपोलियन की हार होती है, और उस समय फिर एक संधि होती है जिसे वियना पीस के नाम से जाना जाता है। 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, और 1821 में बच्चों जो हमारा ग्रीस था, यूनान जिसे बोलते थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष शुरू करता है। 1848 रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आर्टिसियन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लास डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट, इटालियन, जर्मन, मैग्यार्स, पोल्स, एचिस एक्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट। 1848 में बच्चों आपके जो क्रांति थी यूरोप में, यानी कि जैसे आर्टिसियन, इंडस्ट्रियल वर्कर और पीसेंट जो थे वो क्रांति कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आर्थिक हार्डशिप थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि जो लोग थे उनको अच्छी तरह से खाना वगैरह नहीं मिल रहा था, तो आर्थिक परेशानियां बहुत हो गई थी, इसलिए लोगों ने क्रांति कर दी। और इसके अलावा जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सरकार से मांग करने लगे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और एक रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट होनी चाहिए कंट्री में। इसके अलावा जो इटालियन और जर्मन और मैग्यार्स ये थे, ये भी उस समय तक आते आते नेशन स्टेट
बनाने की डिमांड करने लगे थे। तो ये 1848 की घटनाएं हैं। 1859 से 1870 के बीच आपका इटली का यूनिफिकेशन होता है और 1866 से 1871 तक आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और 1805 में जो स्लेव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर। 1805 में बच्चों हैब्सबर्ग और ओटोमन जो एम्पायर था उसमें इस्लाम राष्ट्रवाद मजबूत होता है। नेक्स्ट, इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑन फॉर द मार्केट। बच्चों वेस्टर्न यानी कि सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न पार्ट्स में आपकी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप होती है और इंडस्ट्री के सेटअप होने से प्रोडक्शन बढ़ता है और व्यापार बढ़ता है और इसका मतलब ये होता है कि आपके जो टाउन्स हैं वो डेवलप होते हैं और आपका एक वाणिज्यिक नया वर्ग जो कि व्यापार करता था उसका उदय होता है। और ये जो वर्ग था जो कॉमर्शियल क्लासेस यानी कि जो वाणिज्यिक वर्ग था जो कि व्यापार करता था तो इसका प्रोडक्शन पर अधिकार था यानी कि चीज़ों का उत्पादन करता था और जो मार्केट थी वो क्रिएट करता था यानी कि जिन चीज़ों का वो प्रोडक्शन करता था वो दूसरे मार्केटों में जाकर उसे सेल करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century but in France and parts of German start it occurred only during the 19th century। अगर बच्चों हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें औद्योगिकरण की तो सबसे पहले जो औद्योगिकरण था आपका फैक्ट्री वगैरह जो सेटअप हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी और ये 18th सेंचुरी के हाफ में हुई थी। लेकिन ये फ्रांस में और जर्मनी के कुछ जगहों पर ये जो फैक्ट्री जो थी वो सेटअप जो हुई थी बच्चों वो 19th सेंचुरी के दौरान में शुरू हुई थी। तो ये काफ़ी डिफरेंस है टाइम में। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professional। और इसी समय बच्चों आपका नए जो सामाजिक ग्रुप्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए, अस्तित्व में आए और श्रमिक वर्ग के लोग और जो आपके मध्य वर्ग के लोग जैसे कि आपके उद्योगपति थे, व्यापारी थे और सेवा क्षेत्र में यानी कि नौकरी करने वाले लोग थे उनका उदय हुआ। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। बच्चों मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। मतलब जैसे कि आपके इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल ये इंग्लैंड में तो आपके 18th सेंचुरी में ही डेवलप हो गए थे और इन्होंने अपनी फैक्ट्री वगैरह वहाँ सेटअप कर ली थी। लेकिन जर्मनी वगैरह में वो 19th सेंचुरी तक ही सेटअप हो पाए थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास एंड आइडियल्स ऑफ नेशनल यूनिट फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज गेंड पॉपुलरिटी। और ये जो नया मध्य वर्ग था जो कि व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल कहलाता था बच्चों, ये काफ़ी पढ़े लिखे थे और उदारवादी मिडिल क्लास के लोग थे और एक ही नेशनल यूनिटी के आइडिया को क्रिएट करना चाहते थे। और बाकी ये एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो आपके जमींदार वर्ग और कुलीन वर्ग था उसको जो बाय बर्थ जो राइट्स मिले हुए थे उसको वो ख़त्म करने के पक्ष में थे। तो इस तरह से एक नया जो वर्ग था वो आपका उदय हुआ। और बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।